Let's continue our chapter. Let's revise. Why does the country need a constitution? A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as on the basis of the way in which they want the country to be governed. तो हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा था दैट वी हैव रेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्व एज अ सेट ऑफ रूल. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल सेट किए हैं दैट ऑल पर्सन ऑफ द कंट्री वो उस पे एग्री करते हैं अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न. मतलब वो उस पे बेसिस पे उस जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने बनाया है सारे पर्सन्स के व्यूज लेके द वे इन विच दे वांट. मतलब हम लोग जैसे अपनी कंट्री को देखते हैं, हम लोग कैसे चाहते हैं कि हमारी कंट्री रूल करे, डेवलप करे, कौन हम पे गवर्न करे. ये सब सोच के गवर्नमेंट ने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स बनाए. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ ए कंट्री. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी कुछ डिफाइन किया है, ऑल्सो डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया. फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ डिफाइन किया है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि अगर नेपाल का आप एग्जांपल लेते हो तो वहाँ मोनार्की सिस्टम था. आप मोनार्की सिस्टम में किंग और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रूल करते थे, वही लास्ट डिसीजन लेते थे. बट वो भी चेंज हो गया. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ की डाउन रूल्स बनाए कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या यू कैन से जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें. जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें. फॉर एग्जाम्पल, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनी लॉज कंटेन इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, कंटेन करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट. लाइक हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था, वी हैव रेड वन फंडामेंटल राइट टू लाइफ या राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा था. एक फंडामेंटल हमारा राइट था राइट टू इक्वालिटी. हमारे साथ भी इक्वालिटी की तरह बिहेव, इक्वल की तरह होना चाहिए. In a democracy, the constitution also ensures that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. In democracy में कॉन्स्टिट्यूशंस में ये भी कहा गया कि जो ज़्यादा पावरफुल पर्सन है वो जो लेस पावरफुल पर्सन्स हैं उनके साथ बिहेव अच्छे से करेंगे, उनके साथ बिहेव भी अच्छे से करेंगे और मतलब उनको हमेशा उन पे राज करने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें झुकाने की कोशिश नहीं करेंगे. द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न, दो रीज़न तो हमने पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट ने कुछ मिनिस्टर्स के लिए रूल्स बना दिए थे कि वो उनका मिसयूज़ नहीं करेंगे. और सेकंड हमने रीड किया था, फर्स्ट हमने रीड किया था कि लेड आउट सर्टेन आइडल्स उन्होंने बनाया था. जैसे हम सिटीजन अपनी कंट्री को देखते हैं वैसे ही कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए थे कि उसी के अकॉर्डिंग जो सिटीजन्स अपनी कंट्री को आइडल बना के देखना चाहते हैं वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन से हम भी अपनी कंट्री को डेवलप या बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप कर रहे थे. और सेकेंड था नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम पे. पॉलिटिकल सिस्टम की वो अपने पॉलिटी को मिसयूज़ नहीं करेंगे, अपने पावर को मिसयूज़ नहीं करेंगे. और जो डोमिनेंट ग्रुप है डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर और लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स. द थर्ड की फीचर, हमारा जो थर्ड था, जो थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन था जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, दैट इज वो थर्ड फीचर हमारा था
सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो थर्ड रीजन था, दो रीजन तो हमारा फर्स्ट रीजन था कि हम अपनी कंट्री को ऐसे देखते, सेकंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल चेंज करना था, जो पॉलिटिकल लीडर्स को उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। थर्ड जो डोमिनेंट मतलब सेकंड में ही था कि डोमिनेंट पीपल्स का लेस पावरफुल पीपल्स पे राज ना करे, मतलब उन्हें ना झुकाए। और जो थर्ड रीजन था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए चाहिए, वो जो थर्ड रीजन है इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, मीन्स कि हमें खुद से ही बचाए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें खुद से ही बचाए। मीन दिस में साउंड स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंजली साउंड कर रहा है कि हमें खुद से ही बचाने का मीन्स क्या है कि कौन हमें ही खुद से बचाए। मीन बट व्हाट इज मीन बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम फीलिंग स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट and the constitution help us guard against this। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब हो रहा है कि हमें खुद से ही अपने आप को बचाना है। इसका मतलब है कई बार हम कई बार हम क्या करते हैं कि साउंड स्ट्रेंज बट इट इज मीन वी माइट एट टाइम कुछ फीलिंग हमें आती है कुछ इश्यूज पे, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है हमें कुछ इश्यूज को सुनकर बहुत ज़्यादा हम सोचने लगते हैं। मीन्स कि जब कुछ इश्यूज होते हैं हमारी कंट्रीज़ में तो हम लोग आपस में बात करने लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए उसको, और उसी के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि मतलब ये भी एक थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमें खुद से ही टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, क्योंकि हम जितना ज़्यादा उस इश्यूज़ के बारे में सोचेंगे उतनी ही प्रॉब्लम हमें हमारे मतलब यू कैन से कि हमें उतनी ही प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लिए उतना ही ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट हो सकता है। और इसी फीलिंग से बचाने के लिए हमें मतलब एक ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा सोचेंगे डिप्रेशन लाइक दैट, कई डिसीजेस हो सकते हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं, तो हमें इसीलिए डिप्रेशन में ना जाएं, हम ज़्यादा टेंशन ना लें, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसी को गार्ड करती है। ये भी एक मेन रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी चाहिए। लुक एट दी स्टोरी बोर्ड, लेट्स लुक एट दी स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। इसको बेटर समझने के लिए एक स्टोरी बोर्ड, नीचे जो स्टोरी बोर्ड है उसे पढ़ते हैं। लेट्स शबनम इज इन अ फेज। शबनम कुछ सोच रही थी, मतलब उसे कुछ डिसीजन लेना था। शबनम मतलब एक डिलेमा में थी कि मैं क्या करूं, उसे एक डिसीजन लेना था। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट। कल एग्ज़ाम है और मुझे 2 चैप्टर्स रिवीजन करने हैं। कल एग्ज़ाम है और मुझे 2 चैप्टर रिवीजन करने हैं। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। लेकिन ये टाइम मेरे टीवी फेवरेट प्रोग्राम का है। आई एम डाइंग टू वॉच इट। और मुझे ये इतना पसंद है कि मैं इसे बिना देखे रह ही नहीं सकती। बट इफ़ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिवीजन। अगर मैंने ये टीवी प्रोग्राम देख लिया तो मैं उन 2 चैप्टर्स का रिवीजन नहीं कर पाऊंगी, उन 2 चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर पाऊंगी। एंड शबनम, व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड? उनकी मम्मी ने पूछा, शबनम तुम इतनी वरीड क्यों दिख रही हो? एंड तुम क्या सोच रही हो, क्यों परेशान हो? शबनम ने कहा, आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम। मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है। बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो। लेकिन मेरा कल टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच। अगर आप सब टीवी देखेंगे तो मुझे भी मन करेगा टीवी देखने का, मैं भी टीवी देखूंगी। I have an idea. What if no one watches TV tonight? मेरे पास एक आइडिया है कि अगर कोई भी आज इस प्रोग्राम को ना देखे तो, आज कोई भी टीवी ना देखे तो, then I will not be tempted. Then मुझे भी, मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। tempted में मेरा भी मन नहीं ललचाएगा कि मुझे टीवी देखना चाहिए, मेरा भी मन नहीं करेगा फिर।
अगर टीवी बंद हो जाएगी कोई नहीं देखेगा तो। देन इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी। अच्छा हुआ कल मैंने टीवी नहीं देखी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर। बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 2 चैप्टर से। थैंक गॉड मैंने जो आइडिया दिया कि टीवी क्लोज कर देते हैं जिससे कोई नहीं देखेगा तो मेरा भी मन नहीं लग जाएगा, और मैंने उन 2 चैप्टर्स को रिवीजन कर लिया। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू protect us against certain diseases that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in। आपने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा, अगर वो शबनम 2 चैप्टर्स को नहीं पढ़ती तो उसके कई क्वेश्चंस जो 2 चैप्टर से आए वो उसको कर नहीं पाती, और उसके बाद वो सोचती कि काश मैं उस दिन टीवी बंद कर देती। टीवी नहीं देखती तो मेरे काफ़ी क्वेश्चंस मेरे बहुत अच्छे नंबर आते। वो फिर टेंशन में रहती कि काश मैंने ये कर लिया होता मेरे नंबर आते। तो इसी तरह से गवर्नमेंट हमें कभी कभी अपने, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। ये रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। कई बार क्या होता है, सर्टेन डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस को लेकर, कि कई बार कई डिसीजंस ऐसे होते हैं वी माइट हैव टेक, हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं दैट कुड हैव कुछ एडवर्स, उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। कई फैसले से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ऐसे कई डिसीजन लेने से रोकता है जिससे हमें मतलब जो एडवर्स इफेक्ट है, जो इससे हमें कोई इफेक्ट ना हो, जिससे कि हमारी कंट्री को कोई इफेक्ट ना हो, हमारी कंट्री के बिलीव्स को कोई इफेक्ट ना हो, और जो बड़े सिद्धांतों को मतलब मीन्स कि अगर हम ज़्यादा सोचेंगे वी माइट टेक दैट कुड हैव कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है लार्जर प्रिंसिपल्स पे। उन लार्जर प्रिंसिपल्स पे जो ज़्यादा हमारे सोचने से इफेक्ट होगा, हमारे ये करने से, ये करें या ना करें, दूसरी चीज़ करें या ना करें, इनके करने से अगर हम कोई रॉन्ग थिंग कर देते हैं तो इससे हमारी कंट्री के बिलीव्स को भी नुकसान होगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से ही बचाती है। And for example, it is possible that many people who believe in a democracy, पॉसिबल है कि बहुत सारे पीपल हैं जो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, might come to strongly feeling, उनके अंदर वो लोग आते हैं हमेशा, उनके अंदर एक स्ट्रांगली फीलिंग होती है, फील that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right, For example, it is possible that many people who lived in a democracy, ये possible है कि जो डेमोक्रेसी में रहते हैं might come to strongly feeling, उनके अंदर एक फीलिंग आ जाए that कि ये जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है has become so acrimonious, मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अब बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है, बहुत पॉलिटिक्स कर रही है, कोई डेवलपमेंट कर नहीं रही है। तो दैट वी नीड, हमें अब एक डिक्टेटर की ज़रूरत है टू सेट दिस राइट, मीन्स कि दैट हमें एक डिक्टेटर की मोनार्की गवर्नमेंट आ जाए, या इस गवर्नमेंट को कौन संभाल ले, मोनार्की या यू कैन से आर्मी पर्सन्स, डिफेंस पर्सन्स, उनकी गवर्नमेंट आ जाए या कोई डिक्टेटर आ जाए, वो मतलब इस पार्टी को, ये पार्टी चली जाए और डिक्टेटर आ जाए जो कि अपना राज चला। ये एक हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है जब कोई नेगेटिविटी होती है डेमोक्रेसी में। हमेशा जब भी कोई नेगेटिविटी होती है तो हम कहते हैं इस गवर्नमेंट से बेटर वो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट से बेटर वो गवर्नमेंट थी, उस बेटर से वो। तो अभी लोग क्या सोच रहे हैं डेमोक्रेसी में कि इस गवर्नमेंट से बेटर मोनार्की सिस्टम ही था जो कि नेपाल में था, बट इट इज़ रॉन्ग। मोनार्की सिस्टम में क्या था कि राजा ही सारे डिसीजन लेता था, वो किसी का नहीं सुनता था। और इन डेमोक्रेसी में आप इलेक्ट करते हो एमएलएस को, आप इलेक्ट करते हो, पीपल इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, तो पीपल अपने क्वेश्चंस करने का भी अधिकार रखता है। स्वेप्ट बाय दिस मोशन मतलब कि
इस मोशन में बह के इमोशन में बहकर दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। मतलब कि हम अपने इमोशंस में कभी कभी इतना बह जाते हैं कि हम ये भी नहीं सोच पाते कि जो अगर डिक्टोरल हो गया, डिक्टेटर आ गया, डिक्टेटर मीन्स कि तानाशाह हो गया, राजा का शाह हो गया। तानाशाह मीन्स कि सिर्फ 80% डिसीजन लेगा, ऑल ओवर इंडिया पे वही राज करेगा और जो डिसीजन होगा वो उसका आखिरी डिसीजन होगा। तो मीन्स कि उसके अगेंस्ट आप कहीं भी बोल नहीं सकते हो। ऐसे इमोशंस में बह के तो हम कह देते हैं कि ये गवर्नमेंट होती तो बेटर होता या डिक्टेटरशिप होती तो बेटर होता, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते। हम उस पल के लिए, सिर्फ उस पल के लिए इस चीज़ को सोचते, उसके बाद हम लॉन्ग रन के लिए हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं सोचते, डिसीजन नहीं लेते। क्योंकि जो डिक्टोरियल रूल है गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। जो हमारा इंटरेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है, जो हमारे इंटरेस्ट पे हम अपना फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, या जो भी वर्क करते हैं, किसी भी रिलीजन को सेलिब्रेट करते हैं, फ्रीली डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी टॉक करते हैं, जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं वो सब क्या डिक्टोरियल होने के कारण वो सब डाइवर्सिटीज़ का एंड हो जाएगा, सारे इंटरेस्ट का एंड हो जाएगा। एंड अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विंग्स टू चेंजेस बेसिक स्ट्रक्चर। और जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि हमारे डेमोक्रेसी को कोई हर्ट करे, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को कोई चेंज करे। इट डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस। ये कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि हमारे जो प्रोविजंस बने हैं उनको ओवरथ्रो किया जाए। दैट गारंटी, क्योंकि जो हमारे प्रोविजंस है उसमें गारंटीज दी गई है राइट ऑफ सिटीजन्स को, और प्रोटेक्ट किया गया उनके फ्रीडम को कि उनके फ्रीडम उनसे कभी भी कोई भी ना छीने। ये सब हमारी डेमोक्रेसीज में उनको फ्रीली दिया गया है, गारंटी दी गई है। और अगर आप डिक्टोरियलशिप चाहते तो डिक्टोरियलशिप में आपको कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते हैं, राइट्स ऑफ नो सिटीजन भी नहीं दिए जाएंगे, राइट ऑफ इक्वालिटी भी नहीं दी जाएगी, आपके फ्रीडम को प्रोटेक्ट भी नहीं किया जाएगा और आपको हमेशा गुलाम बना के रखा जाएगा। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट the constitution plays a very important role in democratic society। इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। हमने जितनी भी चीज़ें अब तक पढ़ी कि हमें आइडल कॉन्स्टिट्यूशंस चाहिए, हमारे साथ जो बिहेवियर, मतलब जो डोमिनेंट, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हमने स्कूल में पढ़ा था वो हमें मतलब गर्ल्स को दबा रहे थे और मैम भी उन्हीं का सपोर्ट कर रही थी। और मीन्स कि अगर हमने कोई गलती नहीं कही है, कोई ब्लेम कर देता है, मीन्स मिसयूज़ करना अपनी पावर का। मिनिस्टर्स अपनी मिसयूज़ नहीं कर सकते अपनी पावर का, अगर वो वैसा करेंगे तो उनको फिर आंसर देना पड़ेगा। तो इन सब के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें पड़ी। मीन्स कि हमारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन से अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एंड नाउ let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideas and rules by studying some key features of the Indian Constitution. Some key features of the Indian, मतलब कुछ let us study, कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं, उनके आइडल्स को, उनके रूल्स को, किस तरह से हम उनके की फीचर्स को स्टडी करेंगे और किस तरह से हम उनको समझेंगे, उन पॉइंट्स को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे समझेंगे, उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। तो लेट अस स्टडी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं। बाय द बिगनिंग
बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, starting 20th century के starting में the Indian national movement had been active in the struggle for the independence from British rule for several decades से हम अपनी freedoms के लिए struggle कर रहे थे, अपनी independence के लिए। और इसमें the Indian national movement कई मतलब स्ट्रगल कर रहा था डिकेड से ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। एंड ड्यूरिंग द मतलब नेशनल मूवमेंट में एक बार एक्टिव स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था कि हमें दिस टाइम आज़ादी चाहिए, दिस टाइम हमें फ्रीडम चाहिए। तो और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हम इस बार बिल्कुल खड़े रहेंगे, ये मूवमेंट चलाएंगे। एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था हमारा, द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। मीन्स कि जो हमारा ये मूवमेंट चल रहा था, इसी के बीच में जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो कुछ सोच भी रहे थे। हैड डिवोटेड ग्रेटर डी, उन्होंने कुछ टाइम दिया, इमेजिन किया, कुछ प्लानिंग की कि जब हमारा इंडिया आज़ाद होगा तो हमारा इंडिया कैसा होगा, हमें अपने जो हमारा इंडिया आज़ाद होगा वो किस तरह से होना चाहिए, हमारा इंडिया आगे फ्यूचर में किस तरह से होना चाहिए। वो नेशनलिस्ट लड़ भी रहे थे, स्ट्रगल भी कर रहे थे और इमेजिन और प्लानिंग भी कर रहे थे फ्यूचर के लिए। And during a freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules. अंडर द ब्रिटिश उन्हें फोर्स किया जाता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को फोर्स करते थे कि उन्हें उनकी बात और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनाए हैं आपको उसको ओबे करना पड़ेगा। दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, और जो रूल्स जो मतलब ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए थे वो उन्हें फॉलो करना था, वो उन्हें उनसे कहा जाता था कि आपको ये रूल्स फॉलो करना है। और ये ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था, दे हैड बीन फोर्स अंडर द ब्रिटिश, उन्हें फोर्स किया जाता था आपको ये मतलब ये रूल्स मानने हैं। और ये रूल्स वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, मतलब कि बहुत कम रोल इन लोगों ने नेशनलिस्ट ने प्ले किया था इन रूल्स को बनाने में, या उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो इन रूल्स को बनाने में, क्या पता। And the long experience of authoritarians rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. और लॉन्ग एक्सपीरियंस से जो अथॉरिटियन रूल कर रहे थे हमारे पर, जो अथॉरिटियन थे जो लंबे समय से मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स ने मतलब हमारे जो नेशनलिस्ट के जो एक्सपीरियंस थे उससे हमें साफ पता चल रहा था कि ब्रिटिशर्स ने हम पे कैसे रूल किया। और फिर उन्होंने ये सोचा कि अब जो हमारा आज़ाद इंडिया होगा, वो जो फ्री इंडिया होगा, वो शुड बी डेमोक्रेसी होगी, उसमें डेमोक्रेसी होगी एंड इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और उसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वली बिहेव किया जाएगा। एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, एंड अलाउड किया जाएगा उन्हें कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करके बता सकते हैं। मतलब जो भी होगा फ्री इंडिया में बिल्कुल डेमोक्रेसी से होगा। What remained to be done then
was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. इसके बाद ये भी कहा गया कि भारत में मीन्स इंडिया में जो डेमोक्रेसी होगा, इंडिया में डेमोक्रेसी या और जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे सेटअप किया जाएगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके फंक्शंस को, उसके फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए, मतलब ये भी सोचना था कि उनके फंक्शंस क्या क्या होंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, मतलब वो कैसे रूल्स चलाएंगे, वो कैसे रेगुलेशंस बनाएंगे हमारे लिए, ये सब एक चीज़ ये सोचना था कि हम कैसे कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को मूव ऑन करेंगे कि जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो और हमारे फंक्शन बिल्कुल स्मूथली मूव करें. दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन, ये एक पर्सन नहीं कर सकता, बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल. लेकिन 300 पीपल ग्रुप में मिलकर ये काम कर सकते थे. 300 पीपल, अराउंड 300 पीपल वो ये वर्क कर सकते. हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो 300 मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे. मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, members of the Constituent Assembly in 1946, and who met periodically for the next 3 years. And Constituent Assembly में 1946 में सब members लमसम 300 members इकट्ठे हो गए and who met periodically for